Hello guys, what's up? Let's begin with the questions of PGBP. Now I'm starting with question number 7 first. Mr. Shivam, a retail trader of Cochin, gives the following trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2022. Now, the purpose of solving these questions for you is only one, that you will understand how to solve the question and how to read the question. मेरे साथ साथ you have to solve the question, you have to take out your notebook, you have to take out your pen. थोड़ा मेहनत लगेगा, बट एक बार मेरे साथ करोगे तुम लोग को समझेगा कि एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस और कैसे पढ़ने हैं क्वेश्चंस. वंस यू गेट द क्वेश्चन पेपर इन योर हैंड, पीजीबीपी का सम दिखा तो सबसे पहले कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को ये मालूम होना चाहिए, और मैं आज तुम लोग को सिखाऊंगा. ठीक है. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2022, ये पूरा दिया है नीचे. अभी you have to take out your pen or pencil, whatever. We will first start from debit side. ओपनिंग स्टॉक दिया है, ठीक है. परचेस दिया है, ठीक है. ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ठीक है. क्रेडिट साइड पे आते हैं, सेल्स दिया है, ठीक है. क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ठीक है. अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ ठीक है ठीक है, बिकॉज ऑन द फेस ऑफ इट अगर मुझे कुछ दिखा कि ये तो डिसअलाउ भी होने वाला है, तो मैं इधर इमीडिएटली लिखूंगा कि ये तो डिसअलाउ होगा, राइट. बट अब तक जो इन्फॉर्मेशन दिखा उस पर कुछ भी डिसअलाउंस अलाउंस कुछ भी ऐसे कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं दिखा हम लोग को, राइट. तो हम लोग वी आर सेटिस्फाइड विथ ऑल दीज 5 पॉइंट्स विच वी डिस्कस्ड. ओपनिंग स्टॉक, परचेस, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है. नो प्रॉब्लम इन दिस. आगे तो सैलरी, सैलरी तो नॉर्मल है ना, सैलरी पे होता है तो सैलरी भी चलेगा. रेंट एंड रेट्स, ओके, नो प्रॉब्लम. इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी डिडक्शन मिल जाता है. डेप्रिसिएशन, नाउ वी हैव टू सी कि ये डेप्रिसिएशन जो है वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट है या एज पर कंपनीज एक्ट है, राइट. तो हम लोग को बाद में समझ जाएगा. बट ऑन द फेस ऑफ इट, आर यू एबल टू डिटरमाइन एनीथिंग? नो. तो लीव इट राइट नाउ. टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है. पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ठीक है. लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, ऑफ कोर्स दिस विल नॉट कम अंडर पीजीबीपी का एक्सपेंडिचर. एंड आई नो दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद दिस, आई एम गोइंग टू ऐड दिस बैक, आई एम गोइंग टू डिसअलाउ दिस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर. तो मैं क्या करने वाला हूँ, ऐड बैक करने वाला हूँ. तो मैं इधर क्या लिखूंगा, ऐसे प्लस करके रखूंगा. सो दैट वेन एवर बिकॉज बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है पीजीबीपी का. जब भी क्वेश्चन खत्म होता है, क्वेश्चन होने के बाद हम लोग को याद ही नहीं रहता है कि हम लोग ने क्या क्या एडजस्टमेंट करना है, क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है. इसके लिए तुझे ये प्लस करके रखना है. ओके. नाउ टू अदर जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, नो प्रॉब्लम. नेट प्रॉफिट दिया है. नाउ बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड 3,03,000, ठीक है. एंड बाय इनकम फ्रॉम यूटीआई. सी, इनकम फ्रॉम यूटीआई किधर जाता है? इनकम फ्रॉम यूटीआई जाता है आईएफओएस में. मतलब इनकम फ्रॉम यूटीआई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाके बैठेगा, इधर पीजीबीपी के इनकम में नहीं आएगा. एंड दैट इज व्हाई आई विल हैव टू रिड्यूस इट फ्रॉम माय नेट प्रॉफिट. अभी ये मैंने क्यों रिड्यूस क्यों किया? अरे भाई 2400 से कैन आई से योर नेट प्रॉफिट हैज बीन इंक्रीज्ड, बराबर. तो 2400 इधर नहीं दिखना चाहिए था. सो अगर 2400 नहीं होता तो कैन आई से मेरा नेट प्रॉफिट 2400 से कम होगा, बराबर. तो इसीलिए व्हाट विल आई डू, आई विल रिड्यूस 2400. एकदम परफेक्ट है. ओके. अभी मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे जाता हूँ. इट वाज फाउंड दैट सम स्टॉक्स वर ओमिटेड टू बी इंक्लूडेड इन बोथ द ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक. मतलब क्या, ये जो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया है ना, इसमें थोड़ा सा स्टॉक उन्होंने इंक्लूड नहीं किया था. दे हैड नॉट इंक्लूडेड सर्टेन स्टॉक अमाउंट इन ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक. देन व्हाट इज टू बी डन, उन्होंने बोला ओपनिंग स्टॉक 9,000 इतना इंक्लूड नहीं किया था एंड क्लोजिंग स्टॉक 18,000 इतना इंक्लूड नहीं किया था. नाउ यू अंडरस्टूड, राइट? देयर इज सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट इन रिलेशन टू ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक. सो व्हाट विल यू डू, यू विल गो टू ओपनिंग स्टॉक. तो इधर एक छोटा सा डॉट करोगे, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक पे जाओ, इधर भी एक छोटा सा डॉट करोगे, सो दैट यूल अंडरस्टैंड कि ये इतने इतने एडजस्टमेंट मुझे इस पे करने हैं. नाउ तू ही मुझे बता, जस्ट विल स्टार्ट एनालाइजिंग. ओपनिंग स्टॉक 9,000 ऐड नहीं किया है, इट वाज ओमिटेड टू बी इंक्लूडेड. सो कैन आई से हियर इट शुड बी 99,000 एंड नॉट 9,000 90,000. Here it should be 99,000 and not 90,000. So तू ही मुझे बता that if your opening stock is getting increased, it should be increased, right? अगर 9,000 से opening stock ऊपर गया तो can I say ultimately मेरा gross profit जो है वो कम हो जाएगा. मेरा अगर ओपनिंग स्टॉक 90 का 99,000 हुआ तो कहना से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा. डेफिनेटली मेरा अगर ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ तो कहना से ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर भी कैरी फॉरवर्ड होगा, वो भी 9,000 से कम आ जाएगा. एंड कहना से इधर अगर 9,000 से कम आया तो अल्टीमेटली
तो अल्टीमेटली मेरा नेट प्रॉफिट भी 9,000 से कम होगा, बराबर है कि नहीं? एंड इसीलिए अगर अंडर वैल्यूएशन हुआ है ओपनिंग स्टॉक का, एंड इफ आई हैव टू ऐड समथिंग टू ओपनिंग स्टॉक ऐड होने के बाद मेरे एक्सपेंडिचर साइड बढ़ने वाला है, डेबिट साइड जब जैसे बढ़ेगा मेरा प्रॉफिट कम होगा, और मेरा प्रॉफिट कम होने के बाद अल्टीमेटली थ्रू दिस रूट मेरा नेट प्रॉफिट भी कम होगा। तो इसके लिए अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट क्या होगा? अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट होगा रिड्यूस फ्रॉम नेट प्रॉफिट, रिड्यूस फ्रॉम नेट प्रॉफिट। एकदम परफेक्ट है। अभी क्लोजिंग स्टॉक 18,000, वी शुड हैव इंक्लूडेड 18,000 इन क्लोजिंग स्टॉक। सो कहने से क्लोजिंग स्टॉक 18,000 से बढ़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर 18,000 से बढ़ा तो क्रेडिट साइड 18,000 से बढ़ा, सो अल्टीमेटली कहने से ग्रॉस प्रॉफिट भी 18,000 से बढ़ेगा। सो कहने से अल्टीमेटली दिस विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड बाय 18,000, एंड अल्टीमेटली कहने से दिस विल ऑल्सो बी नेट प्रॉफिट विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड बाय 18,000। बराबर है। जस्ट वो पूरा इमेज तेरे सामने ला, तेरा आंसर एकदम इजीली कवर हो जाएगा। सी अभी 18,000 का क्या होगा? ऐड टू नेट प्रॉफिट, ऐड टू नेट प्रॉफिट। परफेक्ट है। दिस इज योर फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकंड पे जाते हैं, सैलरी इंक्लूड्स 10,000। पहले देख सैलरी किधर है, ये देख सैलरी दिखा फर्स्ट पॉइंट। तो सैलरी के कोई एडजस्टमेंट है राइट, तो मैं क्या करूंगा, इधर जाके एक डॉट करूंगा। ओके, नाउ वी विल रीड सैलरी इंक्लूड्स 10,000 पेड टू हिज ब्रदर विच इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000। ये जो 10 सैलरी है 60,000 का, उसमें से 10,000 जो है वो एक उसके भाई को दिया था। The salary was paid to his brother in from which the unreasonable component was 2,000 rupees. Unreasonable component was 2,000 rupees. If you remember section number 48.2, सेक्शन नंबर 48.2 स्पेसिफिकली बात करता है, इफ यू पे एनी अमाउंट, इफ यू पे एनी अमाउंट टू द रिलेटेड पार्टी, right, specified person बोला to any specified person, and then the unreasonable component would be disallowed in the hands of the assessee. So इधर क्या क्या अनरीजनेबल कंपोनेंट कितना है? अनरीजनेबल कंपोनेंट है 2,000 रुपीज का, एंड दैट इज वाई 2,000 रुपीज जो है इट विल बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 48.2। एक्चुअली 48.2 should be written like this, 48.2. So add to net profit. Perfect. This is point number 2. ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। द होल अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वॉज पेड इन कैश बाय वे ऑफ वन टाइम पेमेंट टू मिस्टर रमेश। अभी क्या? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो आप पीछे जाके देखूंगा किधर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज हियर। तो मैं क्या करूंगा, इधर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे जाके एक डॉट मारूंगा। अभी देखते क्या लिखा है उन्होंने। ये जो पेमेंट हुआ था प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, इट वॉज एंटायरली इन कैश बाय वे ऑफ वन टाइम पेमेंट। मतलब कितना पेमेंट हुआ था? पेमेंट हुआ था 23,200 का, और पूरा कैश में हुआ था। सो 48.3 के अगेंस्ट इफ एनी एक्सपेंडिचर इज मेड इन कैश where the total transaction in a single day is more than 10,000 rupees, and in that case the entire amount would be disallowed. So 48.3 के अंडर क्या होगा? डिसअलाउ होगा, ऐड करना पड़ेगा 23,200 का, बराबर, नेट प्रॉफिट पे। ठीक है, दिस इज योर पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 पे आता हूं। द डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीज 1,05,000 वॉज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अभी ये जो डेप्रिसिएशन था इस पे कुछ तो एडजस्टमेंट है। 1,05,000 ये जो डेप्रिसिएशन है इस पे कुछ तो एडजस्टमेंट है, एंड दिस वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन कि देयर इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट ऑन डेप्रिसिएशन। नाउ उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दिया है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दैट इज रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 31/3/2021 माइनस डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 2021। बेसिकली लास्ट ईयर का है, बेसिकली लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है ये। सो कहने से ये साल का वो ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो ये साल का ओपनिंग स्टॉक मतलब 4,20,000 इधर आ गया। उन्होंने ओपनिंग स्टॉक सीधा दिया नहीं, ओपनिंग स्टॉक ऐसे उन्होंने लिखा कैसे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दैट इज द रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 31/3/2021। ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? ये फाइनेंशियल ईयर है 21-22, राइट? करेक्ट। तो 31/3/2021
minus depreciation for the past year, which means last year ka closing stock is our current year's opening stock, that is 4,20,000. A new plant falling under the same block of depreciation was bought on 1/7/2021 for 70,000. मतलब मैं इधर 70,000 ऐड करूंगा, बराबर 70,000 में इधर ऐड करूंगा, ठीक है. उसके बाद फॉर 70,000 एंड टू ओल्ड प्लांट्स वर सोल्ड ऑन 1/10/2021 फॉर 50,000, विच मीन्स आई विल रिड्यूस 50,000 फ्रॉम योर बिकॉज उतना मैंने सेल ऑफ किया था. सो टोटल कितना आएगा? 4,20,000 प्लस 70 कम्स टू 4,90,000. 4,90,000 माइनस 50 कम्स टू 4,40,000. और इस पे मुझे ये मेरा WDV आया एंड ये WDV पे आई विल कंप्यूट द डेप्रिसिएशन. क्या है डेप्रिसिएशन का रेट? पहले देखते क्या है. ये प्लांट एंड मशीनरी का ऐसे 15%. परफेक्ट, 15%. सो 15% इधर जो कैलकुलेट करके आंसर आएगा, विल डू इट आफ्टरवर्ड्स, अभी हम लोग अच्छे से प्रेजेंट करके लिखेंगे तभी. बट तुम लोग को फंडा समझा कि ये पॉइंट एग्जैक्टली क्या बोल रहा है. तो मेरा एक एडजस्टमेंट क्या होगा? एक एडजस्टमेंट होगा ये डेप्रिसिएशन को पहले ऐड बैक करो, और मैं जो कंप्यूट करूंगा डेप्रिसिएशन वो मैं नेट प्रॉफिट से माइनस करूंगा, ठीक है. ओके. उसके बाद रेंट एंड रेट्स इंक्लूड्स GST liability of 3,400 paid on 7/4/2024 7/4/2022. एक मिनट, अपना फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 21-22. ओके. नाउ रेंट एंड रेट्स includes GST liability of 3,400 जो 7/4/2022 को पे हुआ था. मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो 7 दिन है वो 7th डे पे वो GST लाइबिलिटी पे हो गया था. बट इफ यू रिमेंबर, मैंने GST का बोला था दैट GST लाइबिलिटी जो है वो तुझे कभी पे करना पड़ता है. GST लाइबिलिटी जो है तुझे बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम के पहले तुझे टैक्सेस का पेमेंट करना पड़ता है. So that is why 3,400 का जो पेमेंट किया है, even though it is done after the financial year, it is okay. उन्होंने बोला है कि वो फाइनेंशियल ईयर का जो ड्यू डेट है फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, वो रिटर्न ऑफ इनकम के ड्यू डेट के पहले पहले तुझे इसका पेमेंट करना पड़ता है. और ये सेक्शन कौन सा होगा? सेक्शन होगा 43B. एकदम परफेक्ट. तो इसका कुछ एडजस्टमेंट होगा क्या? इसका कुछ भी एडजस्टमेंट होगा क्या? इसका कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड नो रेट्स एंड टैक्सेस में. ये रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड रेंट एंड रेट्स जो है वो ये रेंट एंड रेट्स में ऑलरेडी ये 3,400 इंक्लूडेड है. सो ये 3,400 का डिडक्शन मिलना ही चाहिए एंड इट इज ऑलरेडी देयर इन दैट. सो कैन आई से वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स टू द नेट प्रॉफिट्स. परफेक्ट. ओके. सो ये मेरा पॉइंट है, पॉइंट 5. अभी आता है अदर जनरल एक्सपेंसेस. ये किधर है? ये देखो इधर, सेकेंड लास्ट. अदर जनरल एक्सपेंसेस क्या है? अभी पढ़ते हैं. इंक्लूड 2,000 पेड एज डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट. ऑफकोर्स जो डोनेशन होता है वो कभी भी बिजनेस एक्सपेंडिचर कंसिडर नहीं किया जाता, एंड दैट्स व्हाई 2,000 रुपीज का क्या होगा? 2,000 रुपीज विल बी एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट, बिकॉज उसका गलत डिडक्शन हम लोग ने ले लिया है 7060 माइनस करके, राइट. तो इधर मैं क्या करूंगा? एड टू नेट प्रॉफिट. एकदम परफेक्ट. नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ मिस्टर शिवम under presumptive taxation under section 44 AD and profits and gains as per normal provisions of the act, assuming he has not opted for the provisions of section 115 BSE. Now the question is asking me to compute the tax as per or income as per normal provisions as well as the income as per 44 AD. मुझे दोनों चीज कंप्यूट करके कंपेयर करना पड़ेगा कि which income is higher and which income is lower. जो income lower होगा I will go for that scheme. It can be a normal scheme or it can be a presumptive scheme. ओके. तो पहले आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा, राइट? नॉर्मल स्कीम से कैसे आंसर आता है. सो लेट्स बिगिन विथ दैट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस. मैं स्टार्ट कैसे करूंगा? पूरा क्वेश्चन लिखना. हमेशा हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर profits and gains from business and profession in the hands of Mr. Shivam for financial year 21
22. Sorry, under the head. Correct. I request you to start writing along with me. I'll draw some lines here. I'll write particulars. Rupees. फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद व्हाट, हमेशा पीजीबीपी का सम एक लाइन से स्टार्ट करना चाहिए, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट. Okay, what is the net profit as per P&L account? It is 50,000 rupees. So this I will write it in the outer column. Now थोड़ा तुझे मेहनत करना पड़ेगा. यू कांट जस्ट रैंडमली स्टार्ट राइटिंग, ये ऐड होगा उसके बाद माइनस होगा, ऐड होगा माइनस होगा. यू हैव टू थिंक ओवर इट एंड यू हैव टू सी द क्वेश्चन कि कौन सी चीजें ऐड होने वाली है और कौन सी चीजें रिड्यूस होने वाली है. एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट आई विल राइट disallowances, or I can write disallowed expenditures. Or incomes to be considered separately. ठीक है, ये मेरा होगा. अभी मैं ऐड क्या क्या करूंगा. नाउ अगेन आई विल गो टू द क्वेश्चन एंड आई विल स्टार्ट लुकिंग एट इट कि एग्जैक्टली मुझे ऐड क्या करना है. देख, पहले कैसे देखना है, पहले देख ओपनिंग स्टॉक, एक ओपनिंग स्टॉक पे कुछ तो था एंड क्लोजिंग स्टॉक पे कुछ तो था. तो क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है. मुझे ऐड करने के लिए नीचे देख मैंने क्या लिखा है. ओपनिंग स्टॉक के आगे क्या लिखा है, माइनस किया है, माइनस साइन है या ऐड साइन है, माइनस है, इसलिए आई विल नॉट थिंक ओवर ओपनिंग स्टॉक राइट नाउ, आई थिंक ओवर क्लोजिंग स्टॉक. नाउ आई यू अंडरस्टैंडिंग हम लोग ने जो पहले जो एनालिसिस किया था वो अभी कितना हेल्प कर रहा है. अगर तुम लोग नहीं लिखते तो क्या होता मालूम है, तुम लोग वापस ओपनिंग स्टॉक देख के देखते और कंफ्यूज होते कि इसका क्या था, ओपनिंग था मतलब एडिशन रिडक्शन क्या था. तो इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होने का चांसेस है एंड दैट इज व्हाई राइटिंग दीज थिंग्स ऑन द पेपर इट इज इंपॉर्टेंट. बट ऑफकोर्स एग्जामिनर ने अलाउ करना चाहिए, बट छोटा सा लिखा तो यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होता है. बट अगर इफ एग्जामिनर डज नॉट अलाउ प्लीज डू नॉट राइट इट, बट इफ ही अलाउज छोटा सा तुम लोग लिख सकते हो, बाद में इमीडिएटली तुम लोग इरेज करो. ठीक है. ओके, नाउ क्लोजिंग स्टॉक है 18,000 का, सो आई विल गो हियर एंड आई विल राइट क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड. कितना, 18,000 है राइट. परफेक्ट है. उसके बाद अभी ऊपर के ट्रेडिंग अकाउंट में और कुछ है क्या ऐड करने जैसा, कुछ नहीं है. मैं अभी नीचे आऊंगा सैलरी रेंट्स एंड रेट्स पे, उस पे. ठीक है, तो ये फर्स्ट अपना इधर है. अभी देखो डॉट्स किधर है, डॉट्स पहला है सैलरी पे. अभी सैलरी कौन से पॉइंट में दिया है, पॉइंट नंबर 2 में. देख 2,000 रुपीज मुझे एड बैक करना पड़ेगा ना. देखना 2,000 रुपीज लिखा है मैंने, सो ये 2,000 रुपीज में एड बैक करूंगा. अनरीजनेबल amount of salary paid to brother as per section 40A(2). इधर आएगा 2,000. थोड़ा मैं गैप रख के लिखता हूँ, रुको. ओके, अभी ये 40A(2) हुआ. उसके बाद मैं देखता हूँ कि और किधर मेरा डॉट दिख रहा है. इधर रेंट्स एंड रेट्स पे देखो, रेंट एंड रेट्स पे
3,400 है, पर 3,400 का नो इफेक्ट, इसके लिए वी आर गोइंग टू राइट अ वर्किंग नोट इन रिलेशन टू दिस. सो ठीक है, वी हैव टू कीप दिस इन माइंड कि मुझे वर्किंग नोट लिखना है. उसके बाद और कौन सा डॉट है? और डॉट है डेप्रिसिएशन का. अभी तुझे डेप्रिसिएशन ये तो एड बैक करना ही है ना, 1,05,000. तो मैं क्या करूंगा, ये तो 1,05,000 एड बैक करूंगा. डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स कितना? 1,05,000. परफेक्ट. आफ्टर दैट मुझे अभी डेप्रिसिएशन रिड्यूस नहीं करना है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट. बाद में आता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पॉइंट नंबर 3 में कुछ दिया था कि पूरा का पूरा अमाउंट कैश में पे किया, एंड दैट इज वाई आई एम गोइंग टू डिसअलाउ एवरीथिंग बिकॉज द अमाउंट इज मोर देन 10,000 रुपीज. सो पूरा 23,200 में क्या करूंगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी paid in cash. Working note number 1. Working note 1. As per section 40A3 of the Act, if the assessee makes the payment exceeding rupees 10,000 to a single person in a single day, other than by way of account pay check, bank draft, or any other electronic clearing system. In the present case, since the assessee had paid 23,200 towards printing and stationery to a single person in a single day. नहीं, एक मिनट, ऊपर हम लोगों ने सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया. एज पर सेक्शन 43 ऑफ द एक्ट, इफ द असेसी मेक्स द पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 to a single person in a single day, other than by way of account pay check, bank draft, or any other clearing system, such amount, sorry, apologies from my end, आपको थोड़ा अगर एडजस्ट करना पड़ा तो, such amount would be disallowed in the hands of the assessee. ठीक है, और नीचे क्या था? इन द प्रेजेंट केस, सिंस द assessee had paid 23,200 towards printing and stationery to a single person in a single day, such amount would be disallowed. ठीक है, ये इतना सफिशिएंट है वर्किंग नोट. अभी वापस आते हैं मेन क्वेश्चन पे.
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, पोस्टेज टेलीग्राम देयर वाज नो एडजस्टमेंट, तो कुछ नहीं करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स में क्या करूंगा, 8100 एड बैक करूंगा। $8,100 एकदम परफेक्ट है। उसके बाद अदर जनरल एक्सपेंसेस में कुछ दिया है। अदर जनरल एक्सपेंसेस में लास्ट पॉइंट देखो, उन्होंने दिया है दैट इंक्लूड 2000 पेड एज डोनेशन टू अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। सो बेसिकली अमाउंट पेड टू amount paid as donation to public charitable trust। कितना, 2100 ना, 2000 रुपीज। ओके, अभी और कुछ एडिशन में दिख रहा है क्या, वो देखते हैं। और कुछ एडिशन में दिख रहा है क्या। पहले तो क्लोजिंग स्टॉक लिया, उसके बाद सैलरी का जो अनरीजनेबल पार्ट था वो ले लिया, रेंट एंड रेट्स का पार्ट हम लोग ने कंसिडर किया, डेप्रिसिएशन लिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पूरा का पूरा डिसअलाउ किया, लॉस ऑन शेयर्स भी किया, एंड अदर जनरल एक्सपेंसेस भी हम लोग ने उसका भी ठिकाना लगा दिया। अभी हम लोग को रिडक्शन का बात करना है। ये देखो, और भी देखते हैं कि और भी किधर कुछ बाकी है क्या। मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर है। देख, 18,000 लिया, salary paid to ये this we have taken, then 23,200 we have taken, depreciation we have added, short term capital loss on sale of shares we have taken, and 2,000 rupees we have taken. So basically 1,58,300, 1 2 3 4 5 6 बराबर है क्या, 6, 1 2 3 4 5 6 perfect, 158,300. So this is my total disallowance. अभी आएगा मजा, अभी हम लोग बात करेंगे रिडक्शन पे। लिखेंगे क्या, अमाउंट डिसअलाउड, sorry, amount allowed as deduction, allowable as deduction, or uh, एक मिनट, डिसल ऊपर हम लोग ने लिखा था डिसअलाउड एक्सपेंडिचर्स इनकम्स टू बी कंसिडर्ड सेपरेटली, ये है एक्सपेंडिचर्स होना चाहिए, और डोंट राइट एनीथिंग, इतना ही छोड़ो, इतना ही छोड़ो चलेगा। अभी के एग्जाम्पल में इतना ही छोड़ा तो भी चलेगा। नीचे अमाउंट अलावेबल एज डिडक्शन तो एक है ही, प्लस हम लोग को और एक चीज माइनस करना है। इफ यू रिमेंबर, इनकम फ्रॉम यूटीआई करके था, वो इनकम फ्रॉम यूटीआई is not allowable as deduction. We are going to reduce it, but is that the amount which is allowable as deduction? No, that is a separate part altogether. It is an income which is to be considered separately, right? And that is why इधर मैं लिखने वाला हूँ, इनकम में गलती से ऊपर लिखा to be considered separately. ओके, अभी हम लोग माइनस क्या करेंगे, देख, अभी ओपनिंग स्टॉक तो कंप्लीट हो गया था, अभी नहीं, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक तो कंप्लीट हो गया था, अभी ओपनिंग स्टॉक मुझे माइनस करना है 9,000 रुपीज। सो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो इधर लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, कितना था, 9,000 रुपीज। ठीक है, माइनस करना है ना, तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। उसके बाद और ट्रेडिंग अकाउंट में और कुछ था क्या, ट्रेडिंग अकाउंट में देयर वाज नथिंग एल्स। सैलरी में हम लोग ने सब कुछ लिया, रेंट रेट सब कुछ लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन सब कुछ लिया। अभी आता है बारी डेप्रिसिएशन का। अभी मैं आगे नीचे आके लिखता हूँ डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर द एक्ट, एंड हियर आई विल राइट वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन में फर्स्ट मैं पहले एक, अगर टाइम रहेगा तो थोड़ा सा लाइन मार के थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाना, नहीं रहेगा तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी डेप्रिसिएशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले ओपनिंग डब्ल्यू डी वी 4,20,000। आई विल कम हियर एंड आई विल राइट
कितना था? 4,20,000। इधर फटाफट लिख दो पर्टिकुलर्स रुपीस। उसके बाद था new plants purchased, that is 70,000, and some plants sold, that is 50,000. Assets purchased on 1/7/2021, that is 70,000, and assets sold during the year, it is 50,000. करेक्ट है? ओके, सो टोटल मेरा क्लोजिंग WDV कितना आया? नहीं, दिस इज नॉट द क्लोजिंग WDV, ये मैं लिखूंगा WDV फॉर डेप्रिसिएशन, and this will be what? 4 lakhs, 4,90,000 minus, so 4,40,000 depreciation at the rate of 15%. क्यों? because it is plant and machinery. अभी मुझे कंप्यूट करना है, किधर गया मेरा फोन? मुझे अभी क्या कंप्यूट करना है? डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है। डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है 15%, 4,40,000 into 15% comes to 66,000. So what is my closing WDV? Is 3,74,000. मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये 66,000 का डेप्रिसिएशन. दैट इज वाई आई विल गो हियर एंड आई विल राइट 66,000. एकदम परफेक्ट है. एक बार देख लो, अगर तुम लोग को अगर लिखने के लिए टाइम चाहिए तो you can pause it and then you can see कि or maybe you can take a screenshot of this. Done. Okay. अभी डेप्रिसिएशन का पॉइंट इज डन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पॉइंट इज डन, पोस्टेज टेलीग्राम का पॉइंट इज डन, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स का डन, अदर जनरल एक्सपेंसेस डन. अभी राइट हैंड साइड पे, क्रेडिट साइड पे आते हैं इनकम फ्रॉम यूटीआई. इनकम फ्रॉम यूटीआई मैं माइनस करूंगा इधर से 2,400. बराबर है? 2,400 पीजीबीपी के हेड में तो डेफिनेटली नहीं आएगा, बराबर, इसलिए माइनस किया. और कुछ है क्या कंसिडर करने के लिए? पहले मैंने क्या क्या किया? अभी सब डॉट्स मैंने सब कंसिडर किए कि नहीं वो देखते. ओपनिंग स्टॉक किया, क्लोजिंग स्टॉक किया, सैलरी किया, रेंट एंड रेट्स किया, डेप्रिसिएशन किया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी किया, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स किया, बाद में इनकम फ्रॉम यूटीआई भी किया. तो ऊपर एज सच कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. अभी एडिशनल पॉइंट 1 में सब कुछ किया, सेकंड का भी 2,000 का सब कुछ हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, डेप्रिसिएशन भी हो गया, रेंट एंड रेट्स हुआ, अदर जनरल एक्सपेंसेस भी हो गया. सो एज सच कुछ भी प्रॉब्लम इधर नहीं है. एक बार हम लोग चेक करते हैं. सी 9,000 एंड 2,400 हमारा पॉइंट भी यही है. 9,000 एंड 2,400. अरे भाई डेप्रिसिएशन किधर है? पीछे है क्या? ओके, उन्होंने सेपरेटली डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया 66,000 का. सो टोटल इफ आई रिड्यूस देन इट विल बी 1,30,900. 1,30,900. अब ये टोटल कितना आता है? 66,000 प्लस 9,000, टोटल है 75. 75 प्लस 2,400 कम्स टू 77,400. And if I reduce this, I will get profits and gains from business or profession. Correct. Okay, this is how I will get the figure of PGBP as per normal provisions. Now I'll have to compute the, because ये उतना इधर तक नहीं रुक रहा है क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए. You are required to compute the profits and gains under presumptive taxation under 44AD
and profits and gains as per normal provision. So normal provision we have got. Now presumptive taxation. Presumptive taxation के लिए they have given one more thing आगे. Assume that the whole of the amount of turnover received by the account pay check and use of electronic clearing system through bank account during the previous year. Now as per section 44 कौन सा, as per section 44AD, section 44AD में specifically लिखा है that presumptive taxation is applicable to these people, and if the payment is made, payment is made in account paycheck, demand draft, or any other electronic clearing system, then in that case the rate of presumptive taxation का rate of 8% will be replaced with 6%. Presumptive taxation ka rate usually it is 8% of the total turnover, but if the payment is made in account pay check or demand draft or any other electronic clearing system, then in that case 8% के जगह पे कौन सा rate applicable होगा, 6% का rate applicable होगा. See, उन्होंने लिखा कैसे एक बार देखते हैं. As per section 44AD, where the amount of turnover is received inter alia by way of account pay check or use of electronic clearing system through bank account, or through any such other prescribed modes, the presumptive income would be 6% of the turnover. Now, what is the turnover in my present case? My turnover कैसे समझेगा मुझे turnover कैसे समझेगा? अरे भाई sales दिखा है ना, sales turnover. This is my total turnover. So 112,11500. 112,11500 is the total turnover into 6%. If I do, then in that case I will get the figure of how much? I will get the figure of 6,72,690. 6,72,690. This will be the income as per presumptive basis. अभी हम लोग ये point लिखते हैं इधर. As per section 44AD, assessee is eligible to compute his total income from as per presumptive basis. Rate for computing. Okay, ये एक ही सेंटेंस करते हैं हम. Presumptive basis by computing 8% of the total turnover. However, if the payment is received in any payment is received in account paycheck or demand draft or any other electronic clearing system, then the rate of total PGBP income would be computed by applying 6% of total turnover. Therefore, income as per section 44AD
is equal to कितना 121,11500 into 6%. Since the amount is paid in cash, since the amount is paid in account to pay check, इसके वजह से 6% अप्लाई करेंगे. इसका आंसर कितना था? 6,72,690. और अगर वॉकिंग नोट के ऊपर जगह होगा तो जस्ट राइट दिस पॉइंट. I'll just add one point here for the conclusion purpose. PGBP as per normal provisions is more beneficial to the assessee as income as per section 44 AD is higher. PGBP as per normal provisions is more beneficial to the assessee as the income as per section 44 AD is higher. This conclusion I would request you to write just below this section 44 AD का point. उसके बाद उसके end में लिखो, उसके बाद you can start writing the working notes. उसके बाद working notes दिख सकते हैं. So basically ऐसे तुम लोग को लिखना है पूरा PGBP का question. Whenever you'll get the question paper, as I told you, you start marking the points on the question paper if the examiner allows, of course. But if he allows, then just तुझे सिर्फ डॉट करना है, उधर डॉट करना है, ऐड लेस कुछ भी ऐसे सेंटेंस के सेंटेंस नहीं लिखना है, सिर्फ ऐड लेस करना है, सो दैट इट विल बी देयर इन योर माइंड कि हाँ इसका आगे जाके कुछ तो करना है. आई होप यू आर क्लियर विथ द पॉइंट विच वी डिस्कस्ड इन रिलेशन टू हाउ टू सॉल्व एंड हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन. वी विल स्टार्ट विथ द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. चलो, let's begin with the next question. Question number 8. Mr. Sukhwinder is engaged in the business of plying goods carriages. ठीक है. On 1st April 2021, he owns 10 trucks, out of which 6 are heavy goods vehicle. The gross vehicle weight of such goods vehicle is 15,000 kg each. Now, whenever you will see this heavy goods vehicle, तुझे एक चीज strike होना चाहिए that they are talking about presumptive based taxation. Presumptive basis taxation, if you remember, section number 44 AE was talking about that the presumptive basis taxation in case of such transporters who are in the business of plying goods carriages. राइट तो ये उसके बारे में बात कर रहा है सेक्शन 44 AE के बारे में ना. उसमें था ना कि हेवी गुड्स व्हीकल्स, लाइट गुड व्हीकल्स, हेवी गुड्स व्हीकल्स का इनकम अलग तरीके से हम कंप्यूट करेंगे एंड लाइट गुड्स व्हीकल्स का इनकम हम अलग तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे. ये हम लोग को ये ध्यान रखना है. बट उसमें इफ यू रिमेंबर 44 AE में एक सिचुएशन था, उन्होंने टन्स में कंप्यूटेशन किया था. सो एक टन मतलब कितना? 1 टन इज 1000 kgs. 1 ton is equal to 1000 kgs. So इधर 15,000 kgs each लिखा है. 15,000 kgs each मतलब कहने से 15 टन्स का बात कर रहे हैं वो लोग. 15,000 kg मतलब 15 टन्स का बात कर रहे हैं. अभी टोटल ट्रक्स कितने थे उसके पास? टोटल ट्रक्स थे 10 में से 6 ट्रक्स कौन से थे? हैवी गुड्स व्हीकल्स थे. एंड बाकी के 4 ट्रक्स कौन से थे? लाइट गुड व्हीकल्स थे. ठीक है. ऑन 2nd May 2021 he sold one of the heavy goods vehicles and purchased a light goods vehicle on 6th May 2021. ठीक है. मतलब on 2nd May उसके पास जो heavy good vehicle था वो उसने एक बेच दिया और उसके बदले में क्या लिया उसने? उसके बदले में लिया light good vehicle. ठीक है. This new vehicle could however be put to use only on 15th June 2021. Now compute the total income of Mr. Sukhwinder for assessment year 20 to 23. When we see any assessment year, we have to first convert it into financial year. This is financial year 21-22.
Taking note of the following data: freight charges collected 12 lakh 70, less operational expenses, less depreciation as per section 32, other office expenses are given, net profit is given, and business and other business income is given. क्या बोला है उन्होंने निकालने के लिए? उन्होंने निकालने के लिए क्या बोला है? उन्होंने बोला है कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सुखविंदर। इधर तुझे एक चीज समझना पड़ेगा, 44 एई में, 44 एई में दे हैव नॉट सेड एनीथिंग अबाउट द इनकम विच यू हैव एक्चुअली अर्नड। उन्होंने पूरा प्रिजम्पशन किसके बेसिस पे किया है? पूरा प्रिजम्पशन किया है नंबर ऑफ व्हीकल्स विच यू आर ओनिंग। नाउ छोटा सा रिवीजन करते हैं 44 ए का। 44 ए में बोला है eligible assessee, the assessee who is in the business of plying, hiring, leasing such goods carriage, then PGBP would be heavy goods vehicle के केस में 1000 rupees per ton per month or part of the month of the gross vehicle weight or unladen weight। मतलब 1000 rupees per ton per month तुझे कंप्यूट करना है, एक बार इतना याद रखते हैं। उसके बाद अदर व्हीकल्स, मतलब अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल्स, उसका प्रेजम्पटिव बेसिस कितना टैक्स इनकम होगा? ₹7,500 फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। मतलब पर टन जो बेसिस है वो पर टन सिर्फ हेवी गुड्स में है, अदर व्हीकल्स में पर टन नहीं है, सीधा मंथ वाइज उन्होंने कंप्यूट किया है। करेक्ट है। एंड उधर एक पॉइंट है दैट असेसी शुड ओन मैक्सिमम 10 व्हीकल्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 10 व्हीकल से ज्यादा व्हीकल्स उसके पास नहीं रहने चाहिए। बराबर है? ओके। अभी मैं इधर आता हूं। उन्होंने सबसे पहले क्या दिया है, थोड़ा सा समझते क्या है। टोटल थे कितने? 10 व्हीकल्स। 10 व्हीकल्स में से out of which 6 vehicles were heavy goods vehicles. So 6 were heavy and 4 were light. Okay. Now on 2nd May, he sold one of the heavy goods. Matlab, can I say he sold one of these 6 vehicles? Yes. So one of these 6 vehicles he sold on 2nd May. Can I say he used that vehicle? He used that one vehicle before selling. He used that one vehicle for April and 2 days of May. बराबर है कि नहीं? तो इधर मैं फर्दर बाइफर्केशन करता हूं इसका, इधर 5 और इधर 1। ये जो एक व्हीकल था नीचे का, वो यूज कितने महीने के लिए हुआ? ये टोटल 2 महीने के लिए यूज हुआ। और ये जो ऊपर के 5 व्हीकल्स है, कहने से ये पूरे के पूरे 12 मंथ्स के लिए यूज हुए। वापस पढ़ो, टोटल 10 व्हीकल्स थे, आउट ऑफ विच 6 वर हैवी गुड्स एंड 4 वर लाइट गुड्स। ओके। उसके बाद 6 में से वो जो एक व्हीकल था उसने 2nd मई को बेच दिया। अरे पर 2nd मई तक तो मेरे पास था ना। सो अप्रैल एंड मई पार्ट ऑफ द मंथ इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एंटायर मंथ, एंड दैट इज वाई ये जो एक व्हीकल है आई विल कंसिडर दैट एज बीइंग यूज्ड फॉर 2 मंथ्स, एंड बाकी के 5 व्हीकल्स है वो पूरे के पूरे 12 महीने मैंने यूज किए थे। बराबर है? अभी मैंने जो 2nd मई को जो बेचा हैवी गुड्स व्हीकल्स, उसके बाद मैंने परचेज भी किया लाइट गुड्स व्हीकल on 6th of May। 6th of May मैंने और एक परचेज किया लाइट गुड्स व्हीकल। नाउ 4 व्हीकल्स तो डेफिनेटली इधर थे। अभी ये 4 व्हीकल्स जो थे, ये 4 व्हीकल्स वो मैंने पूरा का पूरा 12 महीने यूज किए। बट एक जो व्हीकल था मैंने वो व्हीकल कितने महीने यूज किए? 6th मई से मेरे पास वो व्हीकल है, वो मेरे पास 6th मई से व्हीकल है। 6th मई से मतलब क्या? 6th मई से मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। कैन आई से 11 months आई एम ओनिंग दैट पर्टिकुलर व्हीकल? डेफिनेटली। तो इधर मैं 11 months लिखूंगा। एंड दिस इज हाउ आई शुड डू द कंप्यूटेशन। अभी मेरे पास, मुझे मालूम है कि मेरे पास हैवी गुड्स 5 व्हीकल्स थे जो 12 मैंने यूज किए। मेरे पास एक हैवी गुड व्हीकल था वो 2 ही मैंने यूज किया। मेरे पास 4 लाइट गुड्स व्हीकल्स थे वो 12 के 12 मैंने यूज किए, और एक ऐसा लाइट गुड व्हीकल था वो मैंने सिर्फ 11 मैंने यूज किए। एकदम परफेक्ट है दोस्त। अभी मुझे कंप्यूट करना है इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। अभी हाउ शुड आई डू इट? तो मुझे लिखना पड़ेगा आंसर में पूरे प्रोविजंस। तो मैंने ना इधर आंसर में पहले ही प्रोविजंस लिख दिए।
नाउ ये प्रोविजंस मैंने खुद के वर्ड में लिखे हैं. नाउ इफ यू वांट टू टेक अ फोटो ऑफ दिस, और मे बी यू कैन पॉज दिस राइट नाउ, राइट अवे, एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग. परफेक्ट है, हुआ. ओके. एज पर सेक्शन 44A क्या लिखा है देखो. एज पर सेक्शन 44AE, द असेसी कैन ऑफर हिज इनकम ऑन अ प्रिजम्पटिव बेसिस इफ सच असेसी इज अ ट्रांसपोर्टर हु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरेजेस. ओके. उसके बाद फॉलोइंग अमाउंट्स वुड बी डीम्ड टू बी कंसिडर्ड एज एन इनकम. ओके. हैवी गुड्स, हैवी व्हीकल्स रहेगा तो 1000 रुपीज इंटू नंबर ऑफ टन्स इंटू नंबर ऑफ मंथ्स. ओके. लाइट व्हीकल्स रहेंगे तो 7500 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स. इधर नंबर ऑफ टन्स हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. नीचे एक नोट लिखा, पार्ट ऑफ द मंथ इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एंटायर मंथ. And this section would be applicable only when the assessee does not own more than 10 vehicles at any time during the previous year. ठीक है. अभी इन द प्रेजेंट एग्जाम्पल ही ओन्स 10 ट्रक्स, मतलब नॉट मोर देन 10 ट्रक्स. डेफिनेटली परफेक्ट है, तो इसीलिए वो डेफिनेटली 44A में तो फॉल हो जाएगा. 6 व्हीकल्स थे जो हैवी गुड्स थे, बाकी 4 लाइट गुड्स थे. 6 में से एक व्हीकल उसने बेच दिया आफ्टर यूजिंग इट फॉर 2 मंथ्स. ओके. और उसने नया लाइट वेट व्हीकल लिया एंड ही यूज दैट फॉर 11 मंथ्स. बराबर है. सो कैन वी स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, बिकॉज ये, सॉरी, बिकॉज ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये समझाना, तेरा आंसर में कुछ है ही नहीं एज सच. ठीक है. तो वी विल स्टार्ट कंप्यूटिंग द प्रेजम्पटिव इनकम नाउ. तो मैं इधर लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ प्रेजम्पटिव इनकम. अभी इधर क्या लिखूंगा मैं, इधर लिखूंगा हैवी गुड्स. हैवी गुड्स में दो थे राइट, एक 5 व्हीकल्स थे एंड 1 व्हीकल था. और इधर आता है लाइट गुड्स, इसमें 4 व्हीकल्स थे एंड इधर एक व्हीकल था. अभी इधर लिखूंगा नंबर ऑफ मंथ्स हेल्ड. अभी नंबर ऑफ मंथ्स में 5 व्हीकल्स कितने महीने के लिए थे, 12 महीने के लिए. एक व्हीकल कितने महीने के लिए है, 2 महीने के लिए. तो मैं इधर आऊंगा और इधर लिखूंगा 5 व्हीकल जो थे वो 12 महीने थे एंड 1 व्हीकल जो था वो 2 महीना था. लाइट व्हीकल्स में 4 व्हीकल्स 12 महीने के लिए थे एंड 1 व्हीकल वॉज फॉर 11 मंथ्स. एकदम परफेक्ट है. उसके बाद मैं करूंगा कंप्यूटेशन. ये एक्चुअली होना चाहिए रेड में. ठीक है. अभी करते हैं कंप्यूटेशन. कंप्यूटेशन कैसे करेंगे. हैवी व्हीकल्स के लिए क्या था, ₹5,000, सॉरी रुपीज, देखो इधर है, हैवी व्हीकल्स के लिए था ₹1,000 इंटू नंबर ऑफ टन्स इंटू नंबर ऑफ मंथ्स. सो आई विल गो डाउन, आई विल राइट ₹1,000 इंटू नंबर ऑफ टन्स. अभी नंबर ऑफ टन्स में उन्होंने केजी के लिए कुछ दिया था, देख 15,000 kg, 15,000 kg, राइट. सो 15,000 kg है, सो आई विल राइट 15 tons, राइट. सो 15 tons इंटू क्या था, नंबर ऑफ मंथ्स इंटू 12. ऐसे मेरे पास कितने व्हीकल्स थे, ऐसे मेरे पास 5 व्हीकल्स थे. सो मेरा टोटल इधर आएगा. ओके. नीचे भी सेम ₹1,000 इंटू 15 tons इंटू कितना मैंने यूज किया, 2 मंथ्स इंटू 1 व्हीकल. एकदम परफेक्ट है. ओके. नीचे आता है, इधर था 7,500 इफ यू रिमेंबर.
7,500 एंड नंबर ऑफ मंथ्स. अभी मैं सीधा आऊंगा इधर. 7,500 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स 12. ऐसे कितने व्हीकल्स थे मेरे पास? 4 व्हीकल्स थे. एंड इधर 7,500 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स 11. ऐसे कितने व्हीकल्स थे मेरे पास? एक व्हीकल था. एंड ऐसे करके आई विल गेट द फिगर. अभी मुझे अगर ऐड करना है तो मैं एक बार उनका आंसर देखता हूँ कि कितना आया आंसर. 9,30,000. चल हम ही करते हैं सीधा. 1,000 इंटू 15 टन इंटू 12. 1,000 इंटू 15 इंटू 12 इंटू 5. 9 lakhs. उसके बाद 1,000 इंटू 15 इंटू 2 comes to 30,000. Now 7,500 into 12 into 4 comes to 3,60,000. And 7,500 into 11 into 1, that is 82,500. Perfect. Okay, now if I add this, क्या आएगा? 82,500 plus 3,60,000 plus 30,000 plus 9 lakhs will give you 13 lakhs 72,500. What is this? This is presumptive income. नाउ द क्वेश्चन कैन कम इन योर माइंड कि सर अगर ये प्रेजम्पटिव इनकम दिया है तो नीचे डेटा क्या दिया है? इतना फ्रेट चार्जेस कलेक्टेड माइनस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस अदर ऑफिस एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट एंड अदर बिजनेस नॉन बिजनेस इनकम. अरे भाई ये जो दिया है ना वो तुझे कंपैरिजन पर्पस के लिए दिया है कि यू फर्स्ट कंप्यूट 44E, देन यू कंपेयर दैट विद योर नॉर्मल इनकम एंड यू सी कि विच वन इज बेटर. देन यू सी विच वन इज बेटर. तो ये किसके लिए दिया है? ये दिया है एक्चुअली तुझे नॉर्मल कंप्यूटेशन करने के लिए. नॉर्मल कंप्यूटेशन फ्रेट चार्जेस कलेक्टेड दिया है 1270 लेस उन्होंने एक्सपेंडिचर किया एंड दे गॉट द नेट प्रॉफिट एज 4,45,000. 4,45,000. नाउ विच वन इज बेटर इन योर केस? नाउ फॉर दैट तुझे एक चीज इधर लिखना पड़ेगा. We can write like this: computation of total income as per both the alternatives. Then we will write presumptive basis, normal computation. Okay. उसके बाद इन PGBP इनकम प्रेजम्पटिव बेसिस का कितना? 13,72,000 एंड नॉर्मल का कितना है? नॉर्मल का नेट प्रॉफिट 4,45,000, राइट? सो आई विल राइट 4,45,000 ईयर. उनका अलग भी है कुछ अदर इनकम, वो भी हम लिखेंगे. अदर इनकम कितना है? 70,000. Okay, I will write total income. कितना था? 13,72,500 प्लस 70,000 रुपीज.
13,72,500 plus 70,000 comes to 14,42,500 and 4,45,000 plus 70,000, 5,15,000. You only tell me which option is better. Should we opt presumptive scheme or should we not opt presumptive scheme? Of course, we should not opt presumptive scheme, because if we opt for presumptive scheme, we'll have to pay higher amount of tax, because here the income is higher than the normal computation. Normal computation ka income is 5,15,000 rupees. Now at the end you will just write one sentence that since the income as per normal computation is lower than the presumptive basis, assessee is advised to opt for normal computation and not for presumptive taxation, right? And this is how we are done with this question number 8. I hope you are clear with the point which we discussed. सबसे important इसमें क्या था मालूम है? सबसे important ये था, मेकिंग दिस चार्ट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, बिकॉज अगर ये चार्ट क्लियर नहीं रहता तो तुझे आगे का कंप्यूटेशन नहीं समझता. सो ये चार्ट मैंने ड्रॉ करके क्या अचीव किया, ये चार्ट ड्रॉ करके क्या अचीव किया, मैंने ये चार्ट ड्रॉ करके मेरा जो पाथ है ना एकदम क्लियर कर दिया कि मुझे मालूम है, आई नो, आई हैव आइडेंटिफाइड माई पाथ कि यही पाथ से मुझे जाना है. अभी इसके आगे यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर द कॉलम हेडिंग्स कि मुझे अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं ऐसा हेडिंग करूंगा, ऐसा टेबल बनाऊंगा. कुछ नहीं, तुझे सामने दिख रहा है ना, तुझे मालूम है कि तेरा अल्टीमेट गोल क्या है. अल्टीमेट गोल तक पहुंचने के लिए तेरे पास फॉर्मूला रेडी है, परफेक्ट है. और तेरे पास अगर ये होगा तो तू फॉर्मूला का यूज करके ऑटोमेटिकली तू फाइनल अमाउंट तक पहुंच सकता है. अब अगर तुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, यू कैन रीवॉच द लेक्चर, यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर ओन, देन यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, right? Okay, we are going to solve one more question on agricultural income and non-agricultural income. वो है ना 35 65 25 75, वो जो हम लोग को बाइफरकेट करना पड़ता है, वैसा मैं और एक क्वेश्चन में ऐसा लेने वाला हूँ. सो लेट्स बिगिन. चलो, क्वेश्चन 10. Mr. Tenzing is engaged in composite business of growing and curing further processing coffee in Kurg, Karnataka. ठीक है. The whole of coffee grown in his plantation is cured. Relevant information pertaining to the year ended 31/3/2022, which means they are talking about financial year 21-22, are given below. Particulars. Opening balance of car, only asset in the block as on 1/4/2021. That is WDV as on 31/3/2021, last year का closing WDV minus depreciation. मतलब ये साल का क्या हुआ, वो opening WDV of what? Of car. उसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी एज ऑन 1/4/2021, मतलब ये साल का ओपनिंग WDV ऑफ व्हाट? मशीनरी. एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ग्रोइंग कॉफी, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर हुआ. एक्सपेंसेस फॉर क्योरिंग कॉफी 3 लाख रुपीज, ये वापस एक्सपेंडिचर हुआ. सेल वैल्यू ऑफ क्योर्ड कॉफी इज 22 लाख, मतलब ये मेरा इनकम होने वाला है. ओके. उसके बाद बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, द कार इज आल्सो यूज्ड फॉर पर्सनल यूज. ठीक है. डिसअलाउंस फॉर पर्सनल यूज में बी टेकन एट 20%, मतलब जो हम लोग कार का एक्सपेंडिचर क्लेम करेंगे उसमें से 20% इज टू बी एक्सक्लूडेड, बिकॉज 20% का हम लोग डिडक्शन नहीं ले सकते. क्यों? बिकॉज वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुआ है. परफेक्ट. द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर कार रनिंग एंड मेंटेनेंस आर 50,000 रुपीज. ठीक है. The machines were used in coffee curing business operations. Compute the income arising from the above activities for assessment year 22-23, which means financial year 21-22. Now, उन्होंने किधर भी तुझे बोला नहीं है that you have to do that segregation of agricultural as well as non-agricultural. ये तुझे खुद को समझना चाहिए that they want us to do the segregation of agricultural as well as non-agricultural activities and business as well as non-business income. ये हम लोग को समझना पड़ेगा, and this you'll have to identify and you'll have to write it in the exam. You'll have to write this first and then you have to move ahead with the other further question, right? So हम लोग ये कैसे लिखेंगे? See, सबसे पहले क्या लिखेंगे? Where an assessee is engaged in the business of composite business of growing and curing coffee, the income will be segregated between agricultural income and business income.
Okay, so basically क्या है कि if the assessee is involved in composite business of growing and curing of coffee, then the bifurcation of business as well as agricultural has to be done. Okay. बाद में उधर उन्होंने बोला था, इफ यू रिमेंबर, अगर कॉफी ग्रोन क्योर्ड होगा, देन इन दैट केस द सेग्रीगेशन इज 75% एंड 25%. नाउ व्हाट इज 75%? मैंने तभी भी तुम लोग को एग्जामिशन के टाइम पे बोला था कि जो ज्यादा रेट है वो हमेशा एग्रीकल्चरल होगा, और जो कम है वो हमेशा क्या होगा, बिजनेस इनकम होगा. ओके, सो 75% विल बी एग्रीकल्चरल एंड 25% विल बी business income. Now, understand one thing. Whenever you'll compute this particular income, तुझे एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल पहले से कुछ भी नहीं करना है इसके बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंप्यूट योर इनकम एज पर पीजीबीपी, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ. जैसे प्रोविजन है उसके हिसाब से पीजीबीपी का इनकम कंप्यूट कर. आफ्टर दैट, आफ्टर गेटिंग द पीजीबीपी इनकम, तेरे पास एक फिगर होगा, वो फिगर बाद में 75-25 में बाइफरकेट करना है. पहले यू हैव टू फर्स्ट कंप्यूट द पीजीबीपी इनकम एज पर नॉर्मल कंप्यूटेशन. नॉर्मल जैसे कंप्यूटेशन करना है वैसे कंप्यूटेशन कर, उसके बाद तुझे एक फिगर आएगा, और वो फिगर क्या करेगा तू, यू हैव टू बाइफरकेट बिटवीन 75% एंड 25%. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अभी मैं इधर एक पेज ऐड करता हूँ. Computation of income in the hands of whoever for financial year 21-22. I'll write particulars. नाउ हाउ टू स्टार्ट. सी, बिफोर स्टार्टिंग तुझे सबसे पहले क्या चाहिए, पीजीबीपी के इनकम के लिए तुझे इनकम चाहिए कि नहीं, तो वो इनकम दिखा है कि नहीं, देख देख इनकम लिखा है. ये फर्स्ट क्या है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी. सेकंड क्या है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी. थर्ड फोर्थ वापस एक्सपेंडिचर. एंड फिफ्थ क्या है, सेल वैल्यू ऑफ द क्योर्ड कॉफी 22 lakhs. सो मैं इधर आऊंगा, सेल वैल्यू ऑफ क्योर्ड कॉफी 22 lakhs. यू राइट इट इन द आउटर कॉलम. ओके, मैं माइनस करूंगा. सबसे पहले एक्सपेंडिचर क्या है, ये पहले दो जो है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी हम 5 मिनट के बाद देखते हैं. नीचे आते हैं एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ग्रोइंग कॉफी. ओके, मैं इधर लिखूंगा एक्सपेंसेस फॉर ग्रोइंग कॉफी, और बाद में और कुछ एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस फॉर क्योरिंग कॉफी. ओके, ग्रोइंग कॉफी का कितना एक्सपेंडिचर है, 3,10,000. एंड क्योरिंग कॉफी का कितना है, 3 lakhs. ठीक है, सो मैं इधर आऊंगा, आई विल राइट 3,10,000 एंड इधर 3 lakhs. उसके बाद मैं लिखूंगा माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन ऑफ कार. इधर आएगा वर्किंग नोट नंबर 1. ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना था, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी इट इज 3 लाख रुपीज, राइट. सो मैं नीचे आऊंगा और लिखूंगा 3 लाख. अभी ये कार है, कार कहने से इट विल फॉल अंडर प्लांट एंड मशीनरी. यस, प्लांट एंड मशीनरी पर रेट कितना है, 15%. सो आई विल कंप्यूट लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%. कितना आएगा, 45,000, right? So 45,000 will be the depreciation.
ओके, बट उन्होंने एक चीज लिखा था दैट कार इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस टू द एक्सटेंट ऑफ 20%। तो ये जो डेप्रिसिएशन भी मुझे मिलने वाला है ना, वो भी 20% मुझे निकालना पड़ेगा, बिकॉज पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन मुझे नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज दैट एंटायर कार वॉज नॉट यूज ओनली फॉर बिजनेस पर्पज। उसमें से सिर्फ 80% जो था वो बिजनेस पर्पज के लिए यूज हुआ था, बाकी का 20% पर्सनल पर्पज के लिए यूज हुआ था। तो मुझे जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? ओके, अभी 45,000 लेस पर्सनल पर्पस के लिए कितना था इसमें से 20%, राइट? सो 45,000 इंटू वो होगा 9,000, करेक्ट है? और मैं कितना लिखूंगा, माइनस करूंगा 36,000। आई विल गेट द फिगर ऑफ 3 lakhs minus 36,000 comes to 2,64,000। मेरे लिए डेप्रिसिएशन क्या होगा? मेरे लिए डेप्रिसिएशन होगा 36,000। सो आई विल कम अप एंड आई विल राइट 36,000। ओके, आफ्टर दैट आई विल राइट द डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी का डेप्रिसिएशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जितना मशीनरी है ओपनिंग WDV 15 lakhs, इसमें कुछ भी एज सच एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए पूरा 15 lakhs पे सीधा मैं क्या करूंगा, 15% करूंगा। 15 lakhs इंटू 15% comes to 2,25,000। ओके, और कौन सा एक्सपेंडिचर है क्या? और एक्सपेंडिचर है क्या? ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। उसके बाद आगे एक रनिंग एंड मेंटेनिंग एक्सपेंसेस था 50,000 का। नाउ इधर मैं नीचे आऊंगा एंड आई विल राइट रनिंग एंड मेंटेनिंग एक्सपेंडिचर, रनिंग एंड मेंटेनेंस। बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 80%, बिकॉज 20% जो है वो मैंने पर्सनल यूज के लिए यूज किया है। सो 50,000 का 80% comes to 40,000 rupees, and this is how I will get the deduction का total कैसे आएगा? 3,10,000 plus 3 lakhs plus 36,000 plus 2,25,000 plus 40,000, so it will be 9,11,000 and total मुझे मिलेगा income which is 12,89,000। ओके, या 12,89,000। ये जो 12,89,000 है, इसके बाद मैं फर्दर बाइफर्केशन करूंगा। एग्रीकल्चरल इनकम कितना? 75%। एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितना? 25%, करेक्ट है? ओके, सो 1289 का 75% कम्स टू 9,66,750 and 25% comes to 3,22,250, and this is how you will finish the answer. So ये तेरा आंसर ऐसा दिखना चाहिए, 9,66,750 and 3,22,250, and this is how we are done with the questions of PGBP. So here we solved 3 questions. जो तीनों questions मैंने किए, so first question I focused on how to solve the PGBP question, you know कि कैसे read करना है, क्या करना है। जो हम लोग ने second question किया, वो second question I focused on the presumptive basis, जो थोड़ा सा uncommon है, तो वो मैंने cover किया। एंड थर्ड वन इज दिस, ये थोड़ा ज़्यादा अनकॉमन है, बिकॉज वी डोंट हैव मच क्वेश्चंस ऑन द सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम. So I hope you are clear with all the concepts which we discussed in the revision lecture also and the questions also. If you have any doubts, please don't hesitate to contact me. I will be available. I will respond to you. जितना अच्छे से मैं explain कर सकूंगा उतना अच्छे से मैं explain करूंगा. Don't worry at all.
I will see you in the next lecture. Till then, bye bye, see you, and take care.